सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे डी ट्रिपल एस बी PRT 2026 के लिए। और इसमें मैं जो आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वो डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स हुए थे अक्टूबर, नवंबर या फिर फरवरी में जो एग्जाम हुए हैं उनके मैंने इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल का क्वेश्चन है, She adopted dash cat from the animal shelter last week. Last week उसने क्या किया, एनिमल का जो शेल्टर है उसमें से एक बिल्ली को क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ पे कैट क्या है, कैट हमें पता है कि यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट साउंड है ना, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। और ये भी देखो कि एनिमल शेल्टर में जो है उसमें बहुत सारे जानवर हैं, यानी बहुत सारी कैट्स हैं, उसमें से उसने एक कैट को ले लिया, तो ये स्पेसिफिक भी नहीं है। जब स्पेसिफिक नहीं होता तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। तो इसमें से कौन सा आएगा, अब क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए कौन सा ए आएगा। तो आर्टिकल ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, दा नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, नो आर्टिकल नहीं आएगा, एंड भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर सुनील हैव सबमिटेड हिज थीसिस बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्ड। प्रोफेसर सुनील जो हैं उन्होंने अपनी थीसिस को सबमिट कर दिया था डेडलाइन एक्सपायर होने से पहले। इसमें हमें रेक्टिफाई करना है, जो मतलब इसमें एरर है उसको ठीक करना है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। एक तो जो प्रोफेसर सुनील है उन्होंने अपनी थीसिस को सबमिट कर दिया किससे पहले, डेडलाइन एक्सपायर होने से पहले। तो ये दोनों के दोनों जो चीज हैं ये पास्ट की चीज है। और ये कौन से टेंस में आती है, पास्ट परफेक्ट में आती है। और पास्ट परफेक्ट में हमें एक रूल पढ़ना होता है, और वो रूल क्या कहता है कि पास्ट में जब दो एक्शन होते हैं तो जो पहला वाला एक्शन होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, यानी वो हेड वाली फॉर्म। और जो दूसरा बाद का एक्शन होता है उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। प्रोफेसर सुनील हैड सबमिट हिज थीसिस बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्ड। प्रोफेसर सुनील हैज सबमिटेड, हैज नहीं आएगा। प्रोफेसर सुनील हैड सबमिटेड हिज थीसिस बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्ड। तो देखो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें हेड है, हेड के साथ V3 है, और पहले ये वाला एक्शन हुआ है। मतलब जो प्रोफेसर सुनील है उन्होंने पहले सबमिट करी थी अपनी थीसिस, किससे पहले, जब डेडलाइन एक्सपायर हुई थी उससे पहले। और ऑप्शन डी भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि दो पास्ट इवेंट यहाँ पे मेंशन करे गए थे, और जो एक्शन पहले होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कौन सा वाला, हेड प्लस V3 वाला। फिर उसके बाद, और इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, पास्ट परफेक्ट वाला हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3, और बाद वाला एक्शन किसमें, सिंपल पास्ट में। सो द करेक्ट सेंटेंस इज प्रोफेसर सुनील हैड सबमिटेड हिज थीसिस बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें एडवर्ब भरना है। ही अराइव्ड, एडवर्ब हमें क्या बताता है, एडवर्ब हमें उस किसी भी चीज का मैनर बताता है कि वो किस तरीके से हुआ है। तो इसमें बोला ही अराइव्ड, वो कैसे आया, ही अराइव्ड तो लाउड तरीके से, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या कोई ब्यूटीफुली तरीके से आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्या वो क्वाइट आया होगा, नहीं। यहाँ पे हमें चाहिए एडवर्ब, और जो क्वाइट है वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्वाइटली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अराइव्ड रिक्वायर्स एन एडवर्ब, अराइव को एक एडवर्ब चाहिए उसके मैनर को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि वो किस मैनर से आया है। तो वो कैसा है, क्वाइटली आया है, मतलब कि शांत तरीके से आया है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। इसका तो हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट है। एक होता है QUIE और T, क्वाइट। इसका मतलब होता है साइलेंट। जैसे हम क्लास में मैम बोलती है ना बच्चों को, या टीचर जो बोलता है बच्चों को, यानी कीप क्वाइट, वो वाला साइलेंट। और एक होता है QUIT और E वाला, इसका मतलब होता है इनफ, इनफ हो जाना, यानी क्वाइट गुड, क्वाइट गुड जो होता है ना वो वाला शब्द। और फिर लास्ट होता है QUIT, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं क्विट। क्विट का मतलब होता है गिव अप कर देना, वो वाला गिव अप, यानी कि गिव अप या फिर किसी चीज को छोड़ देना। तो हम इनको याद रखना क्योंकि इनमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो देखो QUIET वाली जो है
ये जो वाली स्पेलिंग है इसका मतलब होता है साइलेंट, और QUITE जो होता है, ITE देखो इसमें ITE है, उसमें IET है, इसका मतलब होता है इनफ। और आई क्यूट ये तो नॉर्मल मतलब सिंपल है, इसका मतलब होता है गिव अप कर देना। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आर्टिकल के ऊपर है। डैश ब्रेकफास्ट आई हैड दिस मॉर्निंग वाज डिलीशियस। आज जो मैंने ब्रेकफास्ट खाया सुबह में वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। तो देखो स्पेसिफिक हो गया, क्यों? क्योंकि आज अलग खाया उसने। आई हैड दिस मॉर्निंग मतलब आज आज की सुबह में जो उसको ब्रेकफास्ट मिला वो अलग से मिला था, और वो अलग था, वो रोज जैसा नहीं था। खाते तो रोज ही हैं पर आज कुछ अलग खाया था उसने। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक के लिए कौन सा आर्टिकल आता है? द आर्टिकल आता है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल। तो ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए यानी कि जो दा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। Then next question, in a dash society individuals roles and privileges are largely determined by birth and social rank। तो देखो ऐसी कौन सी सोसाइटी है जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, उनके रोल और उनके जो प्रिविलेजेस हैं वो किससे डिटरमाइन होते हैं? बर्थ से या फिर सोशल रैंक से। तो ऐसी कौन सी वो सोसाइटी होती है? वो होती है हायरार्किकल। हायरार्किकल सोसाइटी में क्या होता है, कोई भी जो इंडिविजुअल होता है उनके जो रोल वगैरह, उनकी जो उनको प्रिविलेजेस जो मिलते हैं, फायदे वगैरह मिलते हैं, वो किससे डिटरमाइन होते हैं? एक तो उनके बर्थ से यानी कि जन्म से, और उनको उनकी सोशल रैंक क्या है, उनका मतलब जो समाज है उसमें उनका पद क्या होता है, उससे मिलता है। तो यहाँ पे हायरार्किकल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हायरार्किकल। A hierarchical society is structured in levels of rank or status where privileges depend on social position। अब जो बाकी का ऑप्शन है वो इनकरेक्ट क्यों है? तो इनवल्नेरेबल, इनवल्नेरेबल का मतलब होता है मीन्स इम्पॉसिबल टू हार्म, हार्म मतलब कोई ऐसी चीज जिसको हार्म करना इम्पॉसिबल होता है, और इसी का अपोजिट वल्नेरेबल होता है। वल्नेरेबल मतलब जिसको हार्म करना क्या होता है? पॉसिबल होता है। हैकनेड का मतलब क्या होता है? हैकनेड का मतलब होता है ओवर यूज और क्लेश। एंड देन इम्परटर्बेबल, इम्परटर्बेबल का मतलब क्या होता है? काम एंड नॉट इजिली डिस्टर्ब, नन ऑफ दिस रिलेट टू सोसाइटी रैंकिंग। तो इम्परटर्बेबल का मतलब होता है शांत और जिसको इजिली डिस्टर्ब ना किया जा सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। ही वाज डैश फर्स्ट स्टूडेंट टू फिनिश हिज होमवर्क। इसमें लिखा है देखो फर्स्ट, मैंने कल आपको बताया था कि जो ऑर्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल के साथ हम क्या यूज करते हैं? ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? डेफिनेट वाला आर्टिकल यूज करते हैं। और डेफिनेट वाला आर्टिकल कौन सा होता है? वो होता है द। तो ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट टू फिनिश हिज होमवर्क। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि द आर्टिकल यहाँ पे आएगा, बाकी के नहीं आएंगे, बाकी के इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा द करेक्ट है। द इज ऑलवेज यूज्ड विद ऑर्डिनल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। एग्जांपल के लिए द फर्स्ट स्टूडेंट, द सेकंड चैप्टर, और बाकी क्यों गलत वो मैंने आपको बता दिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है जो अंडरलाइन वर्ड है उसको। शी ट्रिप्ड ऑन हर ओन गॉन एंड फेल शेयरली। अब आप मुझे इसमें ये बताओ कि जब कोई गिर जाता है बार बार, मतलब फिसल जाता है या गिर जाता है, तो वह शेयरली तरीके से गिरता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना ताकि सही तरीके से हो जाए। तो उसको बोलते हैं हम क्लमजली। क्लमजली या क्लमजी उसको बोलते हैं जो थोड़ा बेढंगा होता है, जिससे मतलब चीजों को संभाला नहीं जाता और जो इधर उधर गिर जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लमजी। तो एलिगेंटली नहीं होगा, फ्रिक्वेंटली नहीं होगा, ग्रेटफुली नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इफ समवन ट्रिप्स एंड फॉल्स, मतलब कोई बार बार लड़खड़ाता है या गिर जाता है, तो जो उसका मैनर वो ऑकवर्ड होता है या फिर अनग्रेसफुल होता है, जिसको हम क्लमजली बोलते हैं, क्लमजी बोलते हैं। और बाकी क्यों करेक्ट है? क्योंकि एलिगेंटली, एलिगेंटली का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से, वो उसका अपोजिट मीनिंग है। और फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है जिसकी मतलब कोई फ्रीक्वेंसी होती है, ना कि मैनर होता है। और ग्रेटफुली ये फीलिंग से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज बीन नोइंग द ट्रुथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें देखो, इसमें लिखा है शी हैज बीन नोइंग। नो, नो जो है, नोइंग जो है वो एक स्टेटिव वर्ब होता है ना। और स्टेटिव वर्ब, जिसमें स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। तो जो नो है, ये वाली KNOWN, ये जो वाली वर्ब है ये एक स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। जैसा आप कुछ जानते हो तो इसमें कुछ एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा।
तो जिन वर्ब्स में एक्शन नहीं होता है उनको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लेती, यानी कि V1 प्लस ING वाली फॉर्म नहीं लेती, और इसमें ले रखा है तो ये गलत है। अब हमें इसी को ठीक करना है, और इसका स्ट्रक्चर वही होगा, हैज ए प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3। तो शी हैड बीन नोइंग द ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये नहीं होगा। शी नोज द ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी नहीं होगा। शी न्यू द ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी ही बचा है, और यही हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो, शी के बाद हैज या हैव आना चाहिए। सी क्योंकि सिंगुलर है तो इसी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। हैज सिंगुलर वर्ब होती है, और हैव क्या होती है? प्लूरल। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो सी हैज नोन, अब नोन जो है वो V3 होती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, ये आ गया। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारा यही करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, सी हैज नोन द ट्रूथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसको जो सच है वो बहुत काफी टाइम पहले से ही पता था। द वर्ब नोन इज अ स्टेटिव वर्ब, तो मैंने बता दिया ये जो वर्ब है नो, ये एक स्टेटिव वर्ब है जिसका जो कि नॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं लेता अपने साथ, इसलिए जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और बाकी के क्यों गलत है मैंने बता दिया। Then next question, despite dash adverse situations at home, she continued overcoming every challenge. तो देखो इसमें है कि मतलब एडवर्स सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, डिफिकल्ट होती हैं, घर पे ऐसी सिचुएशंस के बावजूद भी उसने क्या किया, वो हर चैलेंज को, मतलब जो भी मुसीबत थी उसको बहुत बोल्ड तरीके से उसने उसका सामना किया। तो इसके साथ कौन सा आर्टिकल आएगा? डिस्पाइट डैश एडवर्स, एडवर्स सिचुएशन। तो देखो यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं, मतलब घर पे जो सिचुएशंस है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, और सिचुएशंस ऑलरेडी प्लूरल है। तो इसके साथ, और जनरल सेंस में भी है, तो इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, तो ना द आएगा, ना एन आएगा, ना ए आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो देखो सिचुएशंस एक प्लूरल है और जनरल सेंस में यूज होती है, तो इसलिए कोई भी आर्टिकल की जरूरत यहाँ पे नहीं है। बाकी के क्यों गलत, वो मैंने आपको बता दिया था कि ए जो है वो डेफिनेट के साथ यूज होता है, एन सिंगुलर आर्टिकल के साथ यूज होता है, और एन 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 मतलब जो वॉबल साउंड होते हैं उनके साथ, और ए जो होता है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेनेटर स्पोक डैश अबाउट हेल्थ केयर रिफॉर्म अपीलिंग डायरेक्टली टू फैमिलीज स्ट्रगलिंग विथ मेडिकल बिल्स। इसका मतलब है जो सेनेटर था उसने बोला किसके बारे में? हेल्थ केयर रिफॉर्म्स के बारे में बोला, और अपील करी डायरेक्टली फैमिली से, उन फैमिली से जो स्ट्रगल कर रही है मेडिकल बिल्स के साथ। तो इसने क्या किया होगा? ऑब्वियसली उसने जो हेल्थ केयर रिफॉर्म्स हैं उनको मतलब सही करने के लिए, हेल्थ केयर में जो रिफॉर्म्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उसने सपोर्ट किया होगा, है ना। तो एम्बिगुअसली यहाँ पे नहीं होगा। एम्बिगुअसली का मतलब होता है जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं होती। एब्सर्डली का मतलब इलॉजिकल स्पीच होता है, और ग्रिडली का मतलब होता है लालच वगैरह। तो एडवोकेटली यहाँ पे सही है, क्योंकि एडवोकेटली का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना या प्रमोट करना। तो द सेनेटर स्पोक एडवोकेटिवली अबाउट हेल्थ केयर रिफॉर्म, उसने हेल्थ केयर रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया, और उसने बोला कि ऐसा होना चाहिए, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ताकि जो फैमिलीज स्ट्रगल कर रही है मेडिकल बिल्स के साथ, उनका जो स्ट्रगल है वो थोड़ा कम हो जाए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। एडवोकेटली मीन्स सपोर्टिंग और प्रमोटिंग अ कॉज स्ट्रांगली, और यहाँ हमारे कंटेक्स्ट में भी बिल्कुल फिट बैठता है एकदम, और बाकी क्यों गलत है मैंने वो भी आपको बता दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें ईडियम बताना है। शी वॉज कम्प्लीटली फोकस्ड एंड अलर्ट ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। वो जब नेगोशिएशंस हो रहे थे तो उस टाइम वो कम्प्लीटली फोकस्ड थी और अलर्ट थी। तो कम्प्लीटली फोकस्ड एंड अलर्ट के लिए कौन सा ईडियम यूज होता है? अंडर द वेदर का मतलब होता है फील सिक, यानी कि बीमार महसूस करना, और ओवर द मून का मतलब होता है बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाना। अप इन द एयर मतलब रियलिटी से दूर हो जाना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब होता है एकदम कंप्लीटली फोकस्ड और अलर्ट रहना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। और अप इन द एयर मैंने बता दिया अनसर्टेन, यानी कि मतलब वही रियलिटी से अलग रहना, और ओवर द मून एक्सट्रीमली हैप्पी, अंडर द वेदर फीलिंग सिक। The next question, several officials were playing a clever game of feign ignorance. Feign का मतलब होता है pretend करना, feign का मतलब होता है pretend करना। तो अब हमें यहाँ बताना है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो ये नो एरर हो जाएगा क्योंकि ये स्पेलिंग ऑलरेडी करेक्ट है।
तो नो एरर, फिंड मतलब होता है प्रेटेंड करना, और स्पेलिंग हमें ऑलरेडी करेक्ट दी गई है सेंटेंस में, तो बाकी का ऑप्शंस भी गलत है और उसमें कोई भी रॉन्ग स्पेलिंग नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the antonym of the word. His equanimity in the face of severe provocation was admirable. तो देखो इसका हमें एंटोनियम बताना है, यानी कि अपोजिट बताना है इक्वेनिमिटी का। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा शांत रहता है और बिल्कुल स्टेबल रहता है। तो उसका जो शांत स्वभाव था उसकी वजह से क्या हुआ, जब उस पर बहुत सारे प्रोवोकेशन लग रहे थे फिर भी उसने उनको आसानी से हैंडल किया, तो वो एडमायरेबल था। अब इसका हमें अपोजिट बताना है। कंपोजर यहाँ पे होगा नहीं, सेरेनिटी नहीं होगा, पॉइज नहीं होगा, ये होगा एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है थोड़ा बहुत गुस्सा होना, और जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाना, उसको बोलते हैं। तो एजिटेशन यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि हमें इसका एंटोनियम बताना था। तो ऑप्शन बी एजिटेशन बिल्कुल करेक्ट है। इक्वेनिमिटी मींस मतलब होता है कामनेस और मेंटल स्टेबिलिटी। एजिटेशन का मतलब होता है डिस्टर्ब और इमोशनल स्टेट। और कंपोजर का मतलब सिमिलर मीनिंग होता है, सेरेनिटी का मतलब भी सिमिलर मीनिंग होता है, पॉइज का मतलब भी। मतलब इन सब का मतलब होता है कामनेस और मेंटल स्टेबिलिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें एंटोनियम बताना है। द जज वॉज नोन फॉर हिज इम्पार्शियल डिसीजंस। तो इम्पार्शियल ऐसा होता है मतलब जब हम किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते तो उसको बोलते हैं हम इम्पार्शियल, एकदम न्यूट्रल रहते हैं और एकदम अनबायस्ड रहते हैं। तो जो जज था वो किस लिए जाना जाता था, उसके इम्पार्शियल डिसीजंस के लिए। और इम्पार्शियल का हमें एंटोनियम बताना है। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, क्योंकि ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब इनका और इसका सेम मतलब होता है। तो प्रेजुडाइज्ड का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव या भेदभाव वगैरह करना। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, प्रेजुडाइज्ड। और इम्पार्शियल का मतलब अनबाइज्ड हो जाना, और एंटोनियम इसका प्रेजुडाइज्ड हो गया यानी कि बाइज्ड होना। और बाकी मैंने बता दिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब भी अनबाइज्ड होता है। न्यूट्रल का मतलब एकदम मतलब दोनों साइड का किसी का भी साइड नहीं लेना, एकदम न्यूट्रल रहना। फेयर का मतलब भी सिमिलर होता है इम्पार्शियल के। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियम ऑफ द वर्ड एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज शॉर्ट लिविंग है, टेम्पररी है। शॉर्ट लिविंग, कोई भी चीज शॉर्ट लिविंग है और टेम्पररी है उसको बोलते हैं एफिमेरल। और एफिमेरल का अपोजिट कोई भी चीज जो क्या है, परमानेंट है। फ्लीटिंग का मतलब भी शॉर्ट शॉर्ट होता है या टेम्पररी होता है, ये तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, टेम्पररी और मोमेंटरी। ये जो तीनों है ना, ए सी और डी, ये इसके सिनोनिम्स है। बाकी जो सी वाला है वो इसका एंटोनियम है, क्योंकि परमानेंट का मतलब होता है कोई भी चीज का परमानेंट हो जाना, मतलब काफी टाइम के लिए यानी हर समय के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा परमानेंट करेक्ट है। एफिमेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और परमानेंट इसका क्या है, अपोजिट यानी कि इसका एंटोनियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम ऑनेस्टी इज एट अ डिस्काउंट। अब आप खुद ही बताओ, क्या आज के टाइम में मतलब जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो आपको देखने को मिलती है लोगों के अंदर या कहीं पे भी? बहुत रेयर होता है ना रेयर। तो एट ए डिस्काउंट जो ईडियम है उसका मतलब होता है कोई भी चीज रेयर होना। तो आज के टाइम में जो ऑनेस्टी वो क्या है, रेयर है। तो एट अ डिस्काउंट मीन्स समथिंग इज नॉट वैल्यूड और अनकॉमन, हियर इट इज इम्प्लाइज ऑनेस्टी इज रेयर इन सोसाइटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैड टू रन द हाउस। तो हमें ईडियम का रिप्लेसमेंट बताना है। शी हैड टू रन द हाउस। शी हैड टू रन द हाउस का मतलब वो जो घर के सामान घर के जो खर्चे वगैरह हैं, जो घर को कैसे हैंडल करते हैं वो कर रही है। तो यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये इसका इडियम बिल्कुल करेक्ट है। तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू रन द हाउस ऑलरेडी मीन्स मैनेज हाउस होल्ड अफेयर्स, मतलब घर के जितने भी काम वगैरह होते हैं उनको संभालना। तो नो इडियम रिप्लेसमेंट नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें इडियम बताना है। द न्यू मैनेजर इज अवॉइडिंग टेकिंग एनी फिल्म डिसीजन विच फ्रस्ट्रेट द टीम। यहाँ पे ये है टेकिंग एनी फिल्म डिसीजन, मतलब कोई भी डिसीजन ना लेना। तो जब कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं उसके लिए कौन सा इडियम यूज होता है, मैंने कई बार बताया, उसको बोलते हैं हम सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है कोई भी डिसीजन ना ले पाना। और ये जो ऑप्शन सी है, लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है जो सीक्रेट है उसको रिवील कर देना। और जंपिंग ऑन द बैंड वैगन का मतलब जो अभी करंट में ट्रेंड चल रहा है उसको, उस ट्रेंड को करना। कैरिंग कोल्स टू न्यू कासल मतलब अननेसेसरी एफर्ट। तो सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब रिफ्यूजिंग टू टेक अ क्लियर डिसीजन और पोजीशन। द सेंटेंस क्लियरली इंडिकेट दैट अ मैनेजर इज नॉट कमिटिंग टू एनी डिसीजन, सो दिस इडियम फिट्स परफेक्टली।
तो और बाकी का ऑप्शन का मतलब मैंने बता दिया। कैरिंग कोल्स टू न्यू कासल का मतलब होता है कुछ भी चीज़ अननेसेसरी करना। जंपिंग ऑन द बैंड वैगन, जॉइनिंग समथिंग बिकॉज इट इज़ पॉपुलर, मतलब क्योंकि वो ट्रेंड में हो तो आप भी उस चीज़ को कर रहे हो। लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब रिवीलिंग अ सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रोवर्ब का है। ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ बिजनेस विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, हिज एफर्ट्स आर वेस्टेड ड्यू टू पुअर फाउंडेशन। तो वो क्या ट्राई कर रहा है, वो एक बिजनेस खड़ा करने की ट्राई कर रहा है पुअर मतलब बिना प्लानिंग के, कोई अच्छी खासी प्लानिंग किए बिना ही वो क्या कर रहा है, एक बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हिज एफर्ट्स आर वेस्टेड ड्यू टू पुअर फाउंडेशन, और उसके जो एफर्ट्स थे, उसकी जो मेहनत थी वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई ड्यू टू पुअर फाउंडेशन। तो उसके लिए हमें प्रोवर्ब बनाना है। वन मैंस मीट इज अनदर मैंस पॉइजन, ये नहीं होगा। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे का मतलब होता है कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती। ऑफन जो सक्सेस होती है वो मतलब धीरे धीरे जो रोज रोज के जो एफर्ट्स होते हैं उसकी वजह से मिलती है। तो कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, एक रात में नहीं होती। ए चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट है। यू कांट मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। तो ऑप्शन ए, यू कांट मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। इस प्रोवर्ब का मतलब होता है आप यू कैन नॉट कंप्लीट अ टास्क सक्सेसफुली विदाउट अ नेसेसरी रिसोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन। आप किसी भी टास्क को बिना प्रिपरेशन के और कुछ जरूरी रिसोर्सेज के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि जो प्लानिंग थी उस आदमी की, जो बिजनेस शुरू कर रहा था, वो खराब हो गई थी। और बाकी क्यों गलत है। वन मैंस मीट इज अनदर मैंस पॉइजन का मतलब होता है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टेस्ट, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है। रोम वॉजेंट बिल्ट अ डे, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, मतलब अच्छी चीजों को या ग्रेट थिंग्स को टाइम लगता है होने में। वीकेस्ट लिंक का मतलब होता है फेलियर कॉज्ड बाय द वीकेस्ट कंपोनेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब नेवर से डाई। नेवर से डाई का मतलब ऑब्वियसली मतलब है मर जाना का मतलब क्या होता है, गिव अप कर देना। तो नेवर से डाई का मतलब होता है नेवर गिव अप। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेवर से डाई का मतलब होता है होप जो है उसको लूज ना करना, और या जो डिटर्मिनेशन है उसको भी, चाहे सिचुएशन ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। नेवर डू इट का मतलब ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। The next question, during the school picnic, we enjoyed dash of juicy and decided to dash them before eating। मतलब यहाँ पे हम ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ पे बात स्कूल की पिकनिक चल रही है और वहाँ पे हमें बताया गया है कि उन्होंने क्या एंजॉय किया। तो हम ऑप्शंस देखते हैं पहले। तो वी एंजॉय डैश ऑफ जूसी यानी पेयर्स, डैश ऑफ जूसी पियर्स, फिर पेयर्स पियर्स जूसी पियर्स। हाँ मतलब देखो हमने एंजॉय किया तो पियर्स थे, यानी पियर्स किसको बोलते हैं, फ्रूट होता है उसको बोलते हैं। एंड डिसाइडेड टू डैश देम बिफोर ईटिंग, यानी खाने से पहले हमने क्या डिसाइड किया, ऑब्वियसली उनको पील करेंगे यानी कि छीलेंगे। तो पेयर का मतलब होता है पील करना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए पेयर्स पियर्स एंड पेयर। पेयर्स का मतलब ग्रुप ऑफ टू पेयर्स, और फ्रूट मतलब पेयर्स मतलब फ्रूट, और पेयर का मतलब कट ऑफ करना जो कि आउटर स्किन है, मतलब जो फ्रूट है उसको छीलना तब उसको खाना। और सेंटेंस का मतलब है दे एंजॉयड पेयर्स ऑफ पेयर्स एंड डिसाइडेड टू पेयर देम पील देम बिफोर ईटिंग, मतलब उन्होंने एंजॉय करा किसको, पेयर्स को, और फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम उनको छील के खाएंगे। The next question, select the one word substitute. One who believes that pleasure is the chief good and should be the aim of life। कोई ऐसा इंसान जो बिलीव करता है कि जो प्लेजर है, मतलब कि जो सुख सुख वगैरह है, मतलब कि जो खुशी और सुख जो है वही जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, या वही जीवन का मतलब होता है। तो ऐसा जो इंसान बिलीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसको निहिलिस्ट बोलते हैं। निहिलिस्ट तो वो होता है जो ये मानता है कि लाइफ का कोई पर्पज ही नहीं है और ना कोई मीनिंग है। और हेडोनिस्ट को बोलते हैं जो ये यकीन करता है कि जो प्लेजर ही है जो कि लाइफ का एम होना चाहिए, मतलब बस खुशी होनी चाहिए। साइनिक उसको बोलते हैं जो मतलब जो इंसान है दूसरों को ये समझता है कि सब सेल्फिश हैं। फैटलिस्ट मतलब जो भाग्य पर यकीन करता है, समवन हु बिलीव्स इन फेट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। हेडोनिस्ट बिलीव्स दैट प्लेजर एंड एंजॉयमेंट आर द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और निहिलिस्ट मैंने बता दिया कि कोई ऐसा इंसान जो ये मानता है कि लाइफ की कोई भी मीनिंग या वैल्यूज नहीं है। और साइनिक जो दूसरों पे यकीन नहीं करता। फैटलिस्ट जो ये मानता है कि सब भाग्य की वजह से होता है, या सब ऑलरेडी लिखा हुआ है।
Then next question, the poet's dash writing made references to many works, while the dash meaning of the poem created an almost dash sense of reality. अब ऑप्शन देखते हैं, elusive, 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 यही तीनों है, मतलब सारे ऑप्शंस में यही है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि elusive, elusive और elusive इन सब की मीनिंग क्या होती है। तो देखो, जो इल्यूसिव है ना, इल्यूसिव का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज, मतलब जो कि मिसलीडिंग होती है, डिसेप्टिव होती है, जिससे धोखा खाया जा सकता है। क्योंकि इसमें देखो इल्यूजन छुपा है, तो आप इसको ऐसे याद रख लो। और फिर उसके बाद है इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको मतलब समझा नहीं जा सकता, जिसकी मीनिंग हम ग्रास्प नहीं कर सकते, जिसको अच्छे से हम समझ नहीं सकते, जो कोई थोड़ी मतलब अनक्लियर है टू अंडरस्टैंड। और एल्यूजिव, एल्यूजिव का मतलब होता है किसी चीज जो दूसरा काम है, जो दूसरों के काम है, उनको इनडायरेक्टली रेफर करना। तो द पोइट्स डैश राइटिंग मेड रेफरेंसेस टू मैनी वर्क्स। तो जो पोइट्स का जो राइटिंग थी, कौन सी किस तरीके की राइटिंग, जिसमें हमें ये पता चल रहा हो कि उससे मतलब दूसरी मीनिंग निकाली जा सकती है, जो दूसरों का काम है उसके बारे में पता चल रहा है। तो एल्यूजिव, एल्यूजिव का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि एल्यूजिव का मतलब होता है कि दूसरे काम को इनडायरेक्टली रेफर करना। तो जो पोइट की राइटिंग है वो क्या रेफरेंस बनाती है, वो रेफरेंस करती है दूसरों के काम, मतलब जो बाकी के बहुत सारे काम है उनको रेफर करती है। वाइल द डैश मीनिंग ऑफ द पोएम। तो जो पोएम की ऐसी कौन सी मीनिंग हो सकती है जो कि सेंस ऑफ रियलिटी को मतलब मिसलीड कर देती है, तो इल्यूजिव होगी। क्योंकि इल्यूजिव का मतलब क्या होता है, इल्यूजिव का मतलब होता है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इल्यूजिव मीनिंग ऑफ द पोएम क्रिएटेड एन ऑलमोस्ट इल्यूजिव यानी डिसेप्टिव सेंस ऑफ रियलिटी। तो ऑप्शन 3 हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। एल्यूजिव का मतलब होता है रेफरिंग इनडायरेक्टली टू अदर वर्क्स। इल्यूजिव का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और ग्रास, मतलब किसी चीज को समझना मुश्किल हो। और इल्यूजिव, इल्यूजिव का मतलब डिसेप्टिव या फिर मिसलीडिंग, मतलब जिससे धोखा खाया जा सकता है। तो सेंटेंस लॉजिकल बनेगा कैसे, एक तो एल्यूजिव राइटिंग, एल्यूजिव राइटिंग का मतलब रेफरेंस अदर वर्क्स, मतलब जिससे रेफरेंस मिले दूसरे कामों का। और इल्यूजिव मीनिंग, इल्यूजिव मीनिंग का मतलब जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो। और इल्यूजिव सेंस मतलब डिसेप्टिव सेंस ऑफ रियलिटी। और बाकी के इनकरेक्ट है क्योंकि वो मीनिंग को मिला दे रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। क्या आप ये सोचो कि किसी भी बेबी को फेंक देना क्या सही होगा, नहीं होगा। तो लूज समथिंग वैल्यूएबल व्हाइल डिस्कार्डिंग समथिंग अनवांटेड। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन सी, लूज समथिंग वैल्यूएबल व्हाइल डिस्कार्डिंग समथिंग अनवांटेड। द प्रोवर्ब मींस रिजेक्टिंग समथिंग वैल्यूएबल अलोंग विद समथिंग अनवांटेड बाय मिस्टेक। मतलब देखो, इसको आप ऐसे समझो कि ये जो ईडियम है, ये जो प्रोवर्ब है थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, इसका मतलब होता है किसी वैल्यूएबल चीज को फेंक देना, मतलब उसको लूज कर देना। किसके साथ, जब हम कुछ और चीज, मतलब जो बेकार की चीज है उसको फेंकना चाह रहे हैं, तो वो गलती से वैल्यूएबल चीज भी उसी के साथ चली जाती है। एग्जाम्पल, रिजेक्टिंग अ होल आइडिया बिकॉज ऑफ वन माइनर फ्लो। मतलब एक एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे आइडिया को ही रिजेक्ट कर देना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटोनियम। और एंटोनियम है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है बहुत रिलैक्स्ड वे में वॉक करना। रिलैक्स्ड वॉक मतलब बहुत शांति तरीके से वॉक करना। अब इसका एंटोनियम, तो देखो क्वायरी होगा नहीं, अटेंटिव भी नहीं होगा, लीजर भी नहीं होगा, ये होगा सी रश। एम्बर मतलब शांति से वॉक करना, रश मतलब बहुत तेजी से भागना। तो ऑप्शन सी रश हमारा यहाँ पे करेक्ट है। एम्बल मीन्स टू वॉक स्लोली इन अ रिलैक्स्ड वे। और रश का मतलब बहुत जल्दी भागना। क्वायरी का मतलब ये भी अनरिलेटेड है सारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें प्रोवर्ब बताना है। शी शुड नॉट जस्ट वेट फॉर गुड थिंग्स टू हैपन, शी ऑल्सो नीड्स टू मेक देम हैपन। उसको सिर्फ इसी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि अच्छी चीजें अपने आप होंगी, बल्कि उसको क्या करना चाहिए, उनको उन्हें करना भी चाहिए। तो अब हमें प्रोवर्ब बताना है। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसका मतलब होता है जब खराब सिचुएशन आती है तो उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाना। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। क्या जो मतलब सिर्फ इंतजार करते हैं सिर्फ उन्हीं को अच्छी चीजें मिलती हैं, बिल्कुल भी नहीं। फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। जो फॉर्च्यून है मतलब जो किस्मत होती है, वो जो ताकतवर होते हैं उन्हीं की होती है। ये भी नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन सी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मतलब कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं।
तो ऑप्शन सी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इस प्रोवर्ब का मतलब है सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो मेहनत करते हैं, ना कि सिर्फ इंतजार करते रहते हैं कि एक दिन आएगा और अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।